हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो वायरलेस चल रहा है, अनगाइडेड मीडिया चल रहा है, अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया चल रहा है। और इसमें हमने उसकी डेफिनेशन सीख ली थी, साथ में ये भी सीख लिया था कि वायरलेस अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंडेड ट्रांसमिशन क्या होता है। क्लियर? इतना सारा हम यहाँ पर देख चुके थे और साथ में हमने ये भी सीखा था कि जो हमारी वायरलेस मीडिया होती है उसमें कौन कौन से टाइप्स आती हैं, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती हैं और हम किन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसमें कितने प्रकार की वेव्स यूज की जाती हैं। इतना सारा टॉपिक हम सीख चुके थे अपने वायरलेसेस और अनगाइडेड मीडिया में, जो कि हमारा नेटवर्किंग क्लास का टॉपिक चल रहा है। और हमारा जो नेटवर्किंग फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश होने के टाइम पे चल रहा है। इसके बाद हम नेटवर्किंग टूल्स देखेंगे। नेटवर्किंग टूल्स के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिनिश होने के बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा माइक्रोवेव्स हो चुका था और माइक्रोवेव्स को हमने बहुत अच्छे से सीखा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेडियो वेव्स के बारे में कि रेडियो वेव्स क्या होती हैं, इनका यूज़ किस तरीके से करती हैं। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेडियो वेव्स को। तो रेडियो वेव्स, इट इज ऑल्सो नोन एज RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेशन, अर्थात जो हमारी रेडियो वेव्स हैं वो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी से ही उत्पन्न होती हैं, अर्थात उन्हीं से बनती हैं। जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो किसका परिवर्तित नाम होता है, या वैसे समझ लो किसका रूप होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में। मीन्स जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को ही हम रेडियो वेव्स के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी विच यूज कंटिन्यूस साइन वेव्स फॉर ट्रांसमिशन। जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो साइन वेव्स के रूप में ट्रांसमिशन होती है। अब ये साइन वेव्स कैसी होती हैं? तो साइन वेव्स एक इस तरीके से होती हैं, आपने देखा होगा, आप जैसे सीरियल देखते हैं तो कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तब वो धड़कन चलती है, आपने देखा है? जब वो धड़कन चलती है और वो जो लाइनें होती हैं कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती, कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती है, तो जो वो वेव्स होती हैं वो साइन वेव्स होती हैं। और साइन वेव्स किसके रूप में यूज की जाती हैं? रेडियो वेव्स के रूप में यूज की जाती हैं। इज दैट क्लियर? और जब वो लाइनें सीधी हो जाती है इसका मतलब क्या होता है कि उन वेव्स ने अपना काम करना बंद कर दिया है और उस व्यक्ति की धड़कन बंद हो जाती है। और जब किसी की धड़कन बंद हो जाती है तो वो सीधा ऊपर पहुंच जाता है, बहुत ऊपर। ठीक है? तो ये हमारी साइन वेव्स थी। सेकंड पॉइंट आता है हमारा रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर और रिसीवर। जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो ट्रांसमिशन किसके बीच में होती हैं? रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में। अर्थात इसमें दो डिवाइस लगे रहते हैं, एक डिवाइस से ट्रांसमिट की जाती है और दूसरे डिवाइस से रिसीव की जाती है। और ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से उन वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है, सेंड किया जाता है, मींस भेजा जाता है। और रिसीवर कौन होता है? जो उनको प्राप्त करता है, जो उनको एक्सेप्ट करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों मिलकर काम करते हैं। क्लियर? चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। ट्रांसमीटर एनकोड मैसेज। जो हमारा ट्रांसमीटर होता है वो मैसेज को भेजने के लिए क्या करता है? इनकोड्स ऑनटू साइन वेव्स। तो यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि जो हमारी मैसेज होती है उन्हें वेव्स में कौन कन्वर्ट करता है? ट्रांसमीटर। इनकोड कौन करता है? ट्रांसमीटर। अर्थात जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं तो हमारी जो वेव्स निकल रही है वो कौन सी वेव्स है? साउंड वेव्स है। तो साउंड वेव्स को आप तक पहुंचाने का कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है? ट्रांसमीटर।
और आप प्राप्त किसके माध्यम से कर रही हो, रिसीवर के माध्यम से। तो मेरे पास क्या एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है जो मेरे साउंड को आपके में कन्वर्ट करके वेव्स के रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप में आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है, और आप उसे रिसीवर के माध्यम से रिसीव कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसमीटर होता है जो हमारी मैसेज को इनकोड करता है साइन वेव्स में and transmit it with radio waves which is decoded by the receiver to other end of। जो हमारा ट्रांसमीटर होता है वो रेडियो वेव्स के रूप में भेज देता है और बाद में उनको डिकोड कर लिया जाता है रिसीवर के द्वारा, तो रिसीवर उनको प्राप्त कर लेता है। क्लियर। नेक्स्ट, एंटीनाज आर यूज टू रेडिएट एंड कैप्चर द सिग्नल। जो हमारा एंटीना होता है वो क्या काम करता है, उन रेडिएट जो किरणें आ रही हैं, जो हमारे सिग्नल आ रहे हैं उनको कैप्चर करने का काम करता है। आपने देखा होगा कि आपकी डिस्क में और टीवी में सही सिग्नल नहीं आते तो आप छत पर पहुंच जाते हो और उसको हिलाने लगते हो। इससे क्या होता है, अगर उसके सिग्नल की सही कैप्चरिंग डायरेक्शन सही हो जाती है तो आप उस सिग्नल्स को कैप्चर करके अपना क्या करने लगते हो, उनको कम्युनिकेशन लेने लगते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारे एंटीनाज होते हैं वो क्या कैप्चर करती हैं, रेडिएस को एंड सिग्नल्स को कैप्चर करने का काम करती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ आरएफ। रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपगेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। प्रोपोगेशन होता है मींस कि वो चीज उत्पन्न हो रही है तो उस चीज को उत्पन्न करने के बाद किस तरीके से उत्पन्न हो रही है, किस तरीके की प्रोसेस में उत्पन्न हो रही है, तो उस तरीके से हमारे दो टाइप्स होते हैं किसके, रेडियो फ्रीक्वेंसी के। चलिए तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के हमारे कितने टाइप हो गए, दो टाइप्स हो गए। और पहला टाइप से हमारा ये इस तरीके से हमारा पहला टाइप से एटमॉस्फेयर का, पहला टाइप से हमारा एटमॉस्फेयर का जो रेडियो वेव्स को, जो रेडियो वेव्स टावर होता है वहां से हमारे होम तक, घर तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात हम जो कम्युनिकेशन करते हैं मोबाइल से तो हमें टावर के द्वारा सिग्नल मिलते हैं। आपको पता है अगर जिस एरिया का टावर बंद कर दिया जाए तो उस एरिया के सिग्नल नहीं मिलते हैं, कम आते हैं। इसलिए क्या होता है, कभी कभार कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हमारे मोबाइल में, तो उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ से उसके नेटवर्क हमारे सेल फोन तक पहुँच नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आती है। इज दैट क्लियर। तो जो हमारा रेडियो वेव्स टावर होता है उसके माध्यम से हमें सिग्नल मिलती है डायरेक्ट होम नेटवर्क पर, और होम नेटवर्क पर हम उनको यूज़ में लेते हैं। तो ये तो हमारा एक टाइप्स हो गया। और इसमें सिग्नल किस तरीके से मिलते हैं, इस तरीके से मिलते हैं डायरेक्ट, मतलब जो मैग्नेटिक वेव्स के रूप में जाते हैं और एक सिग्नल दूसरे सिग्नल्स की ओर खिंचा हुआ चला आता है। क्लियर। तो चलिए सेकंड टाइप देखते हैं हम। और सेकंड टाइप इस तरीके का होता है, सेकंड हमारा इस तरीके का होता है, जो हमारे रेडियो टावर्स होते हैं वो डायरेक्ट हमारे लोनोस्फीयर में जाते हैं। किस में जाते हैं, लोनोस्फीयर में जाते हैं, तब हमें नीचे जाके वो प्राप्त होते हैं। जो एटमॉस्फेयर होते हैं ना वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स हमारा रहता है वो नॉर्मल रहता है, उसमें क्या होता है कि हमारे जो पृथ्वी पर रहते हैं, हम जो अर्थ पर रहते हैं वहाँ की इक्वेशन बताने का काम करता है। अर्थात पहला हमारा जो है वो ट्रोपोस्फीयर होता है, TROPOSPHER, ट्रोपोस्फीयर। अब जो ट्रोपोस्फीयर में जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं ना वो अर्थ टू अर्थ मिलती है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास में खड़ा हुआ होता है, जैसे ब्लूटूथ के नेटवर्क बनाते हैं तो ब्लूटूथ के लिए हमें ज़्यादा किसी टावर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हमें एक रूम से दूसरे रूम में पहुंचाने तो वो कैसा हो गया, अर्थ पर रहता है। तो उस एटमॉस्फेयर को बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं, TROPOSPHER, ट्रोपोस्फियर।
और दूसरा हमारा एटमॉस्फियर आता है स्ट्रेटोस्फियर, STRATO, STRATOPSPHERE, स्ट्रेटोस्फियर। ये वो हमारा एटमॉस्फियर होता है जिसमें हमारे बर्ड्स अर्थात पक्षी वगैरह उड़ते हैं। जो हमारे पक्षी वगैरह होते हैं ना, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, वो जिस एटमॉस्फियर में वो उड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। और तीसरा था हमारा लोनोस्फियर, जो हमारा थर्ड नंबर का रहता है आसमान वाला। जो पक्षी उड़ते हैं उससे भी ऊपर का जो हमारा एटमॉस्फियर होता है वो कौन सा होता है, हमारा लोनोस्फियर होता है। तो हमारा सेकंड टाइप इस तरीके से भी होता है कि सबसे पहले सिग्नल हमारे लोनोस्फियर में विचरण करते हैं और उसके बाद सीधे हमें होम नेटवर्क के लिए प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से ये दो तरीके से हमारी जो RF थी, रेडियो फ्रीक्वेंसी थी, वो हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें हमारा एक पॉइंट और आता है और वो पॉइंट हमारा किसके रूप में, ये भी हमारा होता है कि जब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है रेडियो वेव्स से और होम नेटवर्क से, तब वह कितने किलोमीटर तक काम कर सकता है, तो 50 किलोमीटर तक काम कर सकता है। अर्थात जो हमारा ये आसपास एरिया में जो टावर लगाए जाते हैं, तो वो टावर होते हैं ना, वो कितनी रेंज तक काम करते हैं, तो वो मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक काम करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज़ की एंडिंग या मैक्सिमम चीज़ वो उसकी लास्ट स्टेज होती है, जहाँ पर वो उसके मान के चलो कि सिग्नल्स ना के बराबर आते हैं लेकिन ना के बराबर आते हैं। तो जो हमारा रेडियो वेव्स 50 किलोमीटर तक काम करता है, अर्थात 30 किलोमीटर तक तो प्रॉपर काम करेगा। नेक्स्ट 10 किलोमीटर तक कैसा काम करेगा, वो थोड़ा रुक रुक के काम करेगा। और फिर लास्ट 10 मिनट तक 10 किलोमीटर तक कैसा काम करेगा, कभी सिग्नल आएंगे कभी जाएंगे, कभी आएंगे कभी जाएंगे, कभी आएंगे ही नहीं कुछ देर तक। तो इस तरीके से हमारा जो रेडियो वेव्स होती हैं वो कितने किलोमीटर तक काम कर सकती हैं, 50 किलोमीटर तक काम कर सकती हैं। क्लियर? चलिए अब हम देखने वाले हैं जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं उसके एडवांटेज के बारे में, कि जो हमारी रेडियो वेव्स हैं उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, अर्थात उसके में क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन ऑफर मोबाइलिटी। जो हमारे रेडियो वेव्स होती हैं वो मोबाइल में ट्रांसमिट होने की अपॉर्चुनिटी देती हैं, ऑफर देती हैं। अर्थात हमारे जो मोबाइल से कम्युनिकेशन किया जाता है, किसी दूसरे मोबाइल से जो कम्युनिकेशन हो रहा है कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर, उसमें जो हमारी वेव्स यूज की जा रही हैं वो वेव्स किसके रूप में होती हैं, रेडियो वेव्स के रूप में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है चीपर देन द केबलिंग सिस्टम। जो हमारा केबलिंग सिस्टम था उससे ये चीपर होता है, सस्ता होता है। क्योंकि मान के चलो आप 50 किलोमीटर के अंदर में एक टावर लगाते हो, तो आप क्या 50 किलोमीटर तक घर घर केबल फैलाओगे? अगर 1000 घर हैं 50 किलोमीटर के अंदर, तो क्या आप 1000 केबल ले जाओगे 1000 घर तक उस टावर से? तो कैसा होगा, महंगा पड़ेगा। तो ये बहुत ही चीपर होता है, बहुत ही अनएक्सपेंसिव होता है देन द केबलिंग सिस्टम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है लो कॉस्ट लैंड परचेस। जो हमारे जमीन, जो मैंने कल भी आपको पॉइंट बताया था कि जो हमारी लो कॉस्ट होती है ज़मीन को खरीदने की, वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि हम उसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। पहले कुछ ज़्यादा एरिया की ज़रूरत थी, जैसे आपने देखा होगा किसी ग्राउंड फ्लोर में लगा रहता है तो ज़्यादा एरिया घेरता है। अब आपने मोस्टली देखा है कि घरों पे ही खड़ा कर देती है। और घरों पे खड़ा करने के उनको बेनिफिट बहुत सारे होते हैं कि 2 मंजिल तक तो उनको ऊंचाई उतनी वैसे ही मिल जाती है जितना आपका घर है, तो उतना उन्हें अपने सामान लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और उतना जो नीचे के जो पिलर होते हैं भारी, जब बोझ नहीं लगते तो उनको अपना सामान कम लगता है, तो वजन भी कम हो जाता है। क्योंकि जो नीचे के पाइप जाते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी वेटेड होते हैं, वजनदार होते हैं।
तो उनके लिए सपोर्टेड जमीन के अंदर भी उसी हिसाब से पिलर बनाना पड़ता है। तो अब उन चीज़ों को उन्होंने हटा दिया, क्योंकि 2 मंजिल तक तो उनकी ऊंचाई वैसे ही हो गई, उनकी जो 2 मंजिला हाइट थी वो तो वैसे ही हो गई। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, छोटे छोटे पिलर खड़े कर दिए। तो इस तरीके से क्या होती है कि हमें उनके लिए लो कॉस्ट स्मॉल एरिया की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, इट ऑफर्स केस ऑफ कम्युनिकेशन। इससे हमें बढ़िया इन केसों में कम्युनिकेशन प्राप्त होता है और बढ़िया शानदार हम कम्युनिकेशन करते रहते हैं। क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने ये अपनी एडवांटेज कंप्लीट कर लिए और हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होती है। तो चलिए हम इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा डिसएडवांटेज है कि रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन इज एन इनसिक्योर कम्युनिकेशन। जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो इनसिक्योर होती हैं, क्योंकि कभी भी आपको पता है कि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, सस्पेक्टिबल टू वेदर इफेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट लाइक वर्ड्स etc। जो भी हमारे एटमॉस्फेयर के वेदर के जैसे लाइक रेन हुई, वर्षा हुई, फॉग हुआ, इन सभी को इफेक्ट हमारे वायरलेस कनेक्शन पर पड़ता है। क्लियर? चलिए इस तरीके से हमने रेडियो वेव्स भी अपनी कंप्लीट कर ली। अब हम स्टार्ट करने वाले अपनी सैटेलाइट्स। सैटेलाइट से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो आप अपना कमेंट बॉक्स तैयार कर लें और आपको बताना है कि केबलिंग सिस्टम, ध्यान से सुनना, केबलिंग सिस्टम और वायरलेस अर्थात गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, इन दोनों में नेटवर्क सिग्नल्स की स्पीड किस में ज़्यादा होगी? चलिए बताइए। जो हमारा नेट स्पीड मिलता है वो किस में ज़्यादा मिलता है, वायरलेस में या वायर्ड में? चलिए जल्दी कमेंट करके बताएं। बहुत ही अच्छा आंसर है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और पहला आंसर आ चुका है वायरलेस में। चलिए बहुत बढ़िया, और बताइए आप, जल्दी बताया करें, आपके पास मात्र 5 सेकंड का टाइम है, आपको बताना है कि वायरलेस। चलिए आप तीनों का आंसर वो बहुत ही शानदार रहा, लेकिन आप तीनों का आंसर गलत है। जो हमारी स्पीड मिलती है सबसे ज़्यादा वो केबल सिस्टम में मिलती है। अब मिलती क्यों है वो आप समझिए कि केबल सिस्टम में ही स्पीड ज़्यादा क्यों आती है, क्योंकि जो हमारे सिग्नल आ रहे हैं ना वो केबल के अंदर सीधे बंधे हुए आते हैं, उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। चाहे हवा चले, चाहे कुछ भी चले, चाहे मौसम खराब, वो सिग्नल सीधे केबल के अंदर से कहाँ से कनेक्ट होते हैं, हमारे कंप्यूटर से। तो जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे किसी पाइपलाइन से पानी आ रहा हो और किसी एकदम एक समतल जगह से पानी आ रहा हो, तो स्पीड सबसे ज़्यादा पानी आने की किसके चांस रहेंगे, केबल के पाइप वाले की। तो वैसे ही क्या होता है, जब हमारे नेटवर्क के सिग्नल आ रहे होते हैं तो वो केबल में बहुत फास्ट तरीके से चलते हैं, और जब हवा में कोई चीज़ आ रही होती है तो वो तो घूम घूम कर आती है। तो इस प्रकार जो नेट की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा केबलिंग सिस्टम में होती है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? चलिए अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें और इस पॉइंट को आप विशेषकर याद रखें, विशेषकर याद रखें इस पॉइंट को, क्योंकि ये वो पॉइंट होते हैं जो मोस्टली हमें 100% गलत होने की चांस देते हैं। क्योंकि जब हम इसका आंसर टिक करते हैं तब हम 100% श्योर होकर टिक करते हैं कि हमारा आंसर सही है, लेकिन वो हमारा आंसर कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप विशेषकर याद रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम सैटेलाइट, और इसी तरीके के मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा तो आप अपना दिमाग लगाकर इसको सही तरीके से सीखते रहें। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सैटेलाइट। अब सैटेलाइट होती है ना वो हमारे कहाँ पर लगती हैं, वो हमारे अंतरिक्ष में लगती हैं, जो स्टेशनरी में लगती हैं, ऑर्बिट में जाके लगा दी जाती हैं। आपने देखा होगा
कि जैसे बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, या कोई अलका पिंड गिरने वाला है, या कुछ भी घटना घटने वाली है, आपको जो वैज्ञानिक होते हैं वो कुछ दिन पहले ही बता देते हैं कि 2 दिन बाद ये तूफान आने वाला है, 4 दिन बाद वर्षा होने वाली है, 10 दिन बाद पृथ्वी पर ये चीज होने वाली है, वहां पर भूकंप आने वाला है। तो ये सभी कैसे पता चलता है उन लोगों को? तो जो हमारी सैटेलाइट होती हैं वो हजारों किलोमीटर ऊपर लगी हुई, हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर ऊपर लगी हुई है। तो वहां पर कोई भी घटना घटती है तो वो सैटेलाइट होती है, वो एक सैटेलाइट दूसरी सैटेलाइट को सिग्नल देती है, दूसरी सैटेलाइट किसी अदर सिग्नल को देती है, और वहां से हम छोटे छोटे टावरों को मिलती है। उन टावरों से हम पता लगा लेते हैं कि इतनी दूर पर कोई चीज घटना घटने वाली है। तो ये कैसे पता चलता है कि इतने दिन बाद घटने वाली है? चलिए आप कमेंट करके हमें बताइए। फिर ये कैसे पता लगा लेते हैं वो कि 2 दिन बाद की ये चीज होने वाली है, 4 दिन बाद ये चीज होने वाली है? कमेंट करें जल्दी से। कैसे वो लोग अनुमान लगा के बता देते हैं कि इतने दिन बाद ये चीज होगी? सैटेलाइट से तो बताते हैं, सैटेलाइट से तो उनको ये पता चलता है कि ये चीज होने वाली है, लेकिन वो चीज टाइम फिक्स कैसे कर देते हैं कि इतने दिन बाद होने वाली है? सैटेलाइट से उनको पता चल गया कि ये चीज होने वाली है, चलो मान लिया कि होने वाली है, लेकिन उनको ये कैसे पता चलता है कि इतने टाइम बाद होने वाली है? अभी जैसे भूकंप आने वाला है तो उन्होंने अभी 2 एरिया बिहार की अभी से फिक्स कर दी थी कि बिहार में बाढ़ आने वाली है, आप जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली कराएं। तो उनको कैसे पता चल गया कि इतने दिन बाद मतलब ये चीज होने वाली है? मौसम तो हमारे यहाँ भी खराब रहता है बहुत सारा, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई भी चीज नहीं बोलते कि आपके यहाँ इतनी सारी बारिश होने वाली है। तो ये उनको कैसे पता चलता है? चलिए आप कमेंट करके बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप अपने माइंड का यूज करें और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके पास 5 सेकंड है। चलिए फिर हम बताते हैं आपको, और नहीं मालूम हुआ करें तो आपको जल्दी कमेंट कर दिया करें जिससे हम आपका वेट ना करें और उस क्वेश्चन को आपको जल्दी से समझा दिया करेंगे। तो अपना वो टाइम जो गैपिंग का टाइम होता है वो अपना सेव टाइम हो जाया करेगा। क्लियर? चलिए तो ये क्या होता है, जब हमें किसी की भी अगर स्पीड पता चल जाए कि वहां से वो किस स्पीड से आ रहा है, वो कितनी स्पीड में कितने किलोमीटर कवर कर रहा है, तो हमें मालूम है कि हमारी पृथ्वी से हमारे सैटेलाइट की दूरी कितनी है, हमें मालूम है हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, हमें मालूम है हमारी पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है। तो जितने भी पिंड है हमें सबकी दूरी मालूम रहती है। जी आपने अपनी फिजिक्स में स्टडी की होगी कि किस चीज़ की किससे कितनी दूरी होती है, तो आपको पता चल जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि 1 मिनट में वो इतने की स्पीड से इतने किलोमीटर कवर कर रहा है, तो पृथ्वी पर पहुंचने में इतनी दूरी है तो इतनी स्पीड से कितने समय में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं, वो सिग्नल्स की जो स्पीड होती है उसको माप लेते हैं, और सिग्नल की स्पीड के माध्यम से ये भी पता लगा लेते हैं कि वो कितनी किलोमीटर कवर कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग वो बता देते हैं कि ये चीज पृथ्वी पर इतने दिन के अंदर हो जाएगी। ऐसे ही भूकंप का पता लगाते हैं। भूकंप के पीछे भूकंप के जो पता लगाते हैं वो भी पृथ्वी के नीचे कई किलोमीटर तक एक होल तरीके का ले जाते हैं, वहाँ पे एक डिवाइस लगा देते हैं। तो अगर पृथ्वी के नीचे कोई हलचल होती है तो ऊपर सिग्नल मिलने लगते हैं कि पृथ्वी के नीचे इतनी तेज हलचल हो रही है और इतनी तेज से झटके ऊपर की ओर आ रहे हैं। तो उसी तरीके से वो पता लगा लेते हैं कि वहां पर भूकंप आने के चांस हैं और वो भूकंप एरिया होती है। क्लियर? अभी जैसे आपने देखा होगा कि राम मंदिर बन रहा है, वहां पर भी टाइम कैप्सूल लगाया जा रहा है। तो टाइम कैप्सूल लगाया जा रहा है लेकिन वो चीज़ एक अलग है, लेकिन जैसे टाइम कैप्सूल लगाया जा रहा है ना, वैसे ही भूकंप के डिवाइस भी लगाए जाते हैं जिनसे वहाँ की एरिया माप ली जाती है कि किस तरीके की भूकंप आने वाले हैं या कितनी रेक्टर पर
वो तीव्र गति से आ रहे हैं। तो ये सब हमारी सैटेलाइट का यूज होता है, जो कि हमारी सैटेलाइट उन सिग्नल्स को मापती है, और जो हमारी सैटेलाइट के सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स को सुपर कंप्यूटर के द्वारा कवर किया जाता है, मापा जाता है, काउंट किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड विश्व में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, सबसे ज़्यादा वाला स्पीड वाला कंप्यूटर है और सबसे कॉस्टली कंप्यूटर है। क्लियर? विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा हाई स्पीड वाला कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। ट्रांसपोंडर दैट आर सेट इन जो स्टेशनरी ऑर्बिट डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, जो हमारा इक्वेटर होता है वहां पर ऑर्बिट में डायरेक्टली वो ज्योग्राफी स्टेशन पर कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे अभी आपने देखा मंगलयान भेजा था, तो वो भी किसके लिए था? वहां की हलचल बताने के लिए था। चलिए, वर्किंग क्या होती है? द अर्थ स्टेशन कंसिस्ट ऑफ ए सैटेलाइट डिश। जैसे हमारा ये अंतरिक्ष है और ये हमारा अंतरिक्ष हो गया, और अंतरिक्ष में हमारी ये एक सैटेलाइट लगी हुई है। चलिए, आप क्या कह रहे हैं कमेंट करके। सर आवाज नहीं आ रही है, बीच में जा रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है? चलिए फिर से कमेंट कीजिए, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? कट रही है। चलिए देखते हैं किस वजह से ऐसा हो रहा है। आप सभी के साथ ऐसा हो रहा है कि आपके साथ ही हो रहा है? और भी स्टूडेंट कमेंट करें। अच्छा, आधी आती है फिर चली जाती है। चलिए तो देखते हैं उसका रीजन, पता लगाते हैं क्या हो रहा है। चलिए हम अपना वर्किंग एरिया देखते हैं। द अर्थ स्टेशन कंसिस्ट ऑफ ए सैटेलाइट डिश। ये हमारा अंतरिक्ष है, यहाँ पर एक हमारी जो सैटेलाइट है वो यहाँ पर कनेक्टेड है, लगी हुई है। क्लियर? फंक्शंस एज एंटीनाज, यहाँ पर हमारा एक एंटीना लगा हुआ है जो उसको क्या कर रहा है? कवर्ड कर रहा है। एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा फ्रॉम सैटेलाइट पासिंग ओवरहेड। ये हमारा क्या एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो ये क्या काम करेगा? और एक व्यक्ति यहाँ पर है जिसको क्या करना है? कम्युनिकेशन। अब इन दोनों व्यक्तियों को कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये एक और सैटेलाइट लगी है और यहाँ पर ये एक और एंटीना लगा हुआ है। क्लियर? तो क्या हुआ? अब इस वाले व्यक्ति ने इस वाले व्यक्ति को कॉल लगाया, तो जब हमारा कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो ये वाला व्यक्ति सिग्नल भेजेगा अपने पास के टावर को। तो इसने सिग्नल भेजे अपने वाले टावर को और टावर ने दिए सीधे सैटेलाइट को, सैटेलाइट ने दिए किसी दूसरी सैटेलाइट को, क्योंकि बहुत सारी सैटेलाइट लगी होती हैं जिनका प्रत्येक सैटेलाइट का कार्य अलग अलग होता है। क्लियर? और ये सैटेलाइट क्या करती है? ये सैटेलाइट भेजेगी इस वाले टावर को और इस वाले टावर से इसको सिग्नल मिलेंगे। तो इस तरीके से इनका कम्युनिकेशन होता है। जो बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं, बहुत सारे टावर्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, और एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन कर पाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे सामने ये कुछ इसके ग्राफिक्स इमेज है, तो किस तरीके से काम करती है। ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा इक्वेटर होता है। ठीक है, ये हमारी सैटेलाइट होती है। अब ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। क्यों लगा रही हैं? क्योंकि ऑर्बिट में क्या होता है, वहां पर कोई भी पहुंच जाता है डिवाइस, वो किसी ना किसी डिवाइस के चक्कर लगाता है। और हमें जानकारी किसकी चाहिए? पृथ्वी की।
हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो किसका चाहिए, पृथ्वी के बारे में चाहिए। हमें जो सिग्नल प्राप्त करते हैं या भेजते हैं किसके भेजते हैं, पृथ्वी के। इसलिए हम जो हमारी ऑर्बिट होती है, तो हमारी ऑर्बिट में क्या होता है, उस सैटेलाइट को सेट कर दिया जाता है जिससे वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है और हमें डेटा सिग्नल भेजती रहती है। क्लियर। चलिए, ये इस तरीके से काम करती है, ये हमारी सैटेलाइट होती है। आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारी मूवी में, ये मंगल मूवी जैसे मंगल मिशन में काम किया गया था। तो ये सैटेलाइट के दो हमारे एंटीनास होती हैं जो एक सोलर पोलर की तरह होती है, जो उनको लगातार चार्ज करते रहते हैं और वो हमारी सैटेलाइट चलती रहती है। ये हमारे सौर पैनल होते हैं जो सूर्य से चार्ज होती रहती है, और जो सूर्य से चार्ज होने के कारण क्या होता है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनी रहती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से सैटेलाइट के अंदर जितने भी डिवाइस लगे होते हैं वो सभी प्रॉपर तरीके से लगातार काम करते रहते हैं। क्लियर। और वहाँ से इस तरीके से जो सिग्नल होते हैं वो टावर के द्वारा सेंड और रिसीव करती रहती है। जैसे इस टावर से ये लिंक गई है, फिर इसने इसको भेज दी, इसने इसको भेज दी। तो इस तरीके से क्या होता है, वो एक टावर एंटीना से सिग्नल प्राप्त करते हैं और दूसरे टावर एंटीना से सिग्नल क्या किए जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी वर्किंग प्रोसेस होती है। क्लियर। चलिए, अब हम इसके देखते हैं एडवांटेज, और एडवांटेज क्या होते हैं एंड डिसएडवांटेज क्या होती है। जी, हमारे इसके एडवांटेज पहला हो गया, द एरिया कवरेज थ्रू सैटेलाइट ट्रांसमिट इज वेरी लार्ज। जो हमारे सैटेलाइट के माध्यम से एरिया कवर की जाती है वो बहुत ही लार्ज होती है। कोई एक घर या एक जिला या एक स्टेट नहीं होती, पूरी इंडिया को कवर भी करती हैं। बहुत सारी सैटेलाइट ऐसी हैं जो पूरी इंडिया को कवर करती हैं, और उसी पूरी एरिया को कवर करने के साथ साथ उनको पूरे डाटा का भी कलेक्शन करके उनको देती है कि कहाँ पर क्या चीज़ होने वाली है। तो सैटेलाइट से क्या होता है, एक लार्ज एरिया अमाउंट को कवर किया जाता है डेटा को ट्रांसमिशन के लिए। क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है, द लेइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल केबल इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। इसका जो भी मेंटेनेंस होता है, इसको जो भी वहाँ पर सेट करने का होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। आपने देखा होगा कई देश लगे हुए हैं अपनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, लेकिन हर किसी की सेट नहीं होती है, क्योंकि वो हमने जो सैटेलाइट भेजते हैं वो कहाँ पर सेट करनी होती है, पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर तभी होती है वो गोल सर्किल के अंदर आ जाएगी। जो उसके अंदर गोल सर्किल होते हैं और उससे बाहर चली गई तो किसी दूसरे पिंड पर पहुंच जाएंगी। और अंतरिक्ष में हजारों लाखों पिंड हैं, अपने पृथ्वी से बड़े भी छोटे भी, तो वो हमारे किसी मतलब के नहीं है। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या होता है, किसी भी सैटेलाइट्स को लाइन करना, सेट करना बहुत ही डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता है। और जब भी कोई एक सैटेलाइट बनाई जाती है, अंतरिक्ष में भेजी जाती है, तो उस पर हजारों लाखों करोड़ों खरबों रुपए का खर्चा होता है। कोई एक व्यक्ति एक जिला या एक स्टेट नहीं बना सकती, पूरा उसको देश के माध्यम से ही उसको कनेक्ट करके बनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, थर्ड वाला पॉइंट, द हैवी यूजेस ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैफिक एंड मेक्स द सैटेलाइट कमर्शियल अट्रैक्टिव। जो हमारी सैटेलाइट होती है उस पर बहुत ही हैवी ट्रैफिक सिग्नल रहती है, क्योंकि आप जानते हो कि वहाँ पर जो सैटेलाइट लगी हुई है वो पूरे इंडिया की जो छोटे छोटे टावर्स होते हैं, जो छोटी छोटी सैटेलाइट्स होती हैं उनसे कनेक्ट होती है। तो आप सोचो कि एक ऐसी रोड जिस पर हजारों रोड वाहन चल रहे हैं, तो उस पर ट्रैफिक कैसा होगा, बहुत ही हाई होगा। तो उसी तरीके से क्या होता है, जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं तो वो अनेक टावर से, अनेक डिस्क टावर से, अनेक छोटी छोटी सैटेलाइट से, या आपने आकाशवाणी केंद्र सुना होगा, उनसे कनेक्ट रहती हैं, तो वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही हाई रहता है। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा, सैटेलाइट कैन कवर लार्ज एरिया ऑन द अर्थ
वही पॉइंट हमारा ऊपर वाला आ गया। जो हमारी सैटेलाइट होती है वो हमारी पृथ्वी के एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। चलिए अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। पहला हमारा डिसएडवांटेज है टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एंड हाई गेन एंटीनाज ऑन द सैटेलाइट प्लेटफॉर्म। जो भी हमारी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म होता है वहाँ से सिग्नल प्राप्त करने के लिए बहुत ही हमें हाई एंटीनाज लगाने पड़ते हैं, एक लार्ज लिमिटेशन को हमें करना पड़ता है। जो भी हमारी टेक्नोलॉजी की होती है वो सारी चीज़ें, तो बहुत सारे हमें प्लेटफॉर्म छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं, छोटे छोटे एंटीनाज कनेक्ट करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा एक ही गली में 3-3 हमें जो टावर मिल जाते हैं। तो ये क्या बहुत सारे हमें हाई क्वालिटी हाई सिग्नल प्राप्त करने वाले लगाने पड़ते हैं। तो ये भी हमारे लिए भी थोड़ा क्या होता है हार्मफुल होता है। आपने सुना भी होगा कि ये हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी के सिग्नल भी खींचता रहता है। सेकंड पॉइंट आता है ओवर क्राउडिंग ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ ड्यू टू लो एंटीनाज गेन। जो हमारे लो एंटीनाज होते हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा बैंडविड्थ अवेलेबल होती है, तो वो हमारी कुछ बैंडविड्थ वेस्ट भी होती है। तो बहुत ही क्राउड ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट एसोसिएट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है, जो हम इसमें अपना पैसा खर्च करते हैं, इसकी इंश्योरेंस में पैसा खर्च करते हैं, उसके फेलियर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हम कई बार ट्राई करते हैं तब एक बार सक्सेस होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कम देश हैं जिन्होंने पहली बार में सफलता प्राप्त की है। क्लियर। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा हाई एटमॉस्फेरिक लॉसेस। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उससे बहुत हमें लॉस भी होता है। तो इस तरीके से हमने आज अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी सैटेलाइट के देख लिए। तो हमने कवर कर ली अपनी सैटेलाइट कवर कर ली, रेडियो वेव्स कर ली और हमने माइक्रोवेव्स कर ली। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंफ्रारेड, इसको हम कल सीखेंगे। और आज का हमने इतना सारा कवर कर लिया है, कल हमारी जो वेव्स होती हैं वो फिनिश हो जाएंगी। और वेव्स फिनिश होने के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर की PDF वेब भेज दूंगा जिसे आप घर पे पढ़ना पहले, क्योंकि वही पॉइंट है जो हम समझ चुके हैं। अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। क्लियर। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अन्य दोस्तों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक कनेक्ट होने वाली है, तो अभी मैं आपको एक लिंक भेजूंगा जो हमारे एक ट्रायल के रूप में रहेगी, यूट्यूब की क्लास के रूप में। वो क्लास का आपको देखना है। अगर वो क्लास पर अगर आपको सही तरीके से समझ में आता है तो फिर हम जूम की अपेक्षा उसी क्लास को ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे। तो अभी आप कनेक्ट बने रहें। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे यूट्यूब की लिंक भेज रहा हूँ, तो आप उससे लिंक से क्लिक करके कनेक्ट हो जाएं। और ये देखना कि आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ सही समझ में आ रहा है क्या, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, वो सारी चीज़ हमें कमेंट करके बताना है। क्लियर। तो चलिए मैं आपको लिंक भेजता हूँ और इन वीडियो को भी आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दिया करें जिससे वो भी IP पढ़ने के जो भी इच्छुक हैं वो कनेक्ट हो जाएं। चलिए बहुत